हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। आज हम सीएपीएफ 2019 का जो सोल्व पेपर देख रहे थे, तो उसमें पार्ट 3 देखेंगे। पार्ट 2 तक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, यानी हम 20 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं, तो 40 क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम 20 क्वेश्चन नेक्स्ट कवर करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव moves through a certain medium, the quantity which is transmitted through the medium is। देखो, दो टाइप के वेव होते हैं। एक आपके जो होते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव, और एक होते हैं आपके ट्रांसवर्स वेव्स, यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं वो ट्रांसवर्स वेव होते हैं, और मैकेनिकल वेव जनरली जो होते हैं वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव होते हैं। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव जो है, वो जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव का मतलब जो वेव है वो उसका डायरेक्शन एज वेल एज जो मीडियम का वेलोसिटी जो जिस डायरेक्शन में है सेम डायरेक्शन में जाएगा। तो क्या होता है कि ये वेव यदि है, तो आपका जब वेव जब ट्रेवल करता है तो वो एनर्जी ट्रेवल करता है, पार्टिकल वाइब्रेट होता है। तो मीडियम ट्रेवल नहीं करता, मटेरियल ऑफ मीडियम ट्रेवल नहीं करता, सिर्फ एनर्जी। तो वाइब्रेशन के कारण जो वाइब्रेट होते रहता है, उसके कारण जो है एनर्जी ट्रांसफर होता है और वेव ट्रेवल करता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, एनर्जी ओनली। नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द एलिमेंट यूरेनियम 235। तो यूरेनियम के दो जो होते हैं आइसोटोप्स होते हैं, U235 एंड U238। जो नेचर में होते हैं वो U238 मैक्सिमम होते हैं, और U238 को U235 में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है उसे यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोसेस कहते हैं। तो देखो, जो 235 जो है वो न्यूक्लियस में टोटल, यानी कि इनका जो एटॉमिक वेट इसको कहते हैं, एटॉमिक वेट। तो एटॉमिक वेट में आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन शामिल होता है। तो देखो, 235 में 92 यू 235, या इस साइड भी आप लिख सकते हो 92 यू 235। तो इसमें जो क्या होता है, 92 जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन है। तो जब 92 नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गए तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो 235 माइनस 92 आप करेंगे तो 143। तो 143 जो होंगे वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गए। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अ स्नोबोर्ड पुल्ड अप बाय अ टो रोप travels at the rate of 5 meter per second up a mountain. If 3000 watt of power is used, what force was applied? तो देखो, ये पावर P इक्वल टू एफ इंटू वी। अदरवाइज एनर्जी का मतलब होता है पी, सॉरी, एनर्जी का मतलब फोर्स इंटू डी कॉस थीटा, और P इक्वल टू एफ इंटू वी। तो P आपका 3000 दिया हुआ है, इक्वल टू फोर्स आपको निकालना है, तो F इंटू वी 5 मीटर पर सेकेंड। तो आप इसको सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, P ये फोर्स इक्वल टू 3000 और डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू आपका 600 न्यूटन। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमने देखा कि वो ट्रांसवर्स में ट्रैवल करता है। तो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसपोर्ट्स एनर्जी एंड मोमेंटम। हाँ ठीक है, कि जब ये जो होता है एनर्जी भी ट्रांसफर करता है, और आपका मोमेंटम भी, यानी कि जो आपका मोमेंटम फोर्स जो होता है, फोर्स मल्टीप्लाई आपका वेलोसिटी। ठीक है। नेक्स्ट है, सॉरी, ये जो आपका है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन बी पोलराइज्ड एंड रिफ्लेक्टेड। यस, ये भी किया जा सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज लॉन्गिट्यूडनल नहीं, हम अभी ही बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है वो ट्रांसवर्स होता है। तो ये लॉन्गिट्यूडनल ना हो करके ट्रांसवर्स, तो ये आपका गलत हो गया। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट्स प्रोपेगेशन इज डिस्क्राइब्ड बाय द वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। हाँ ठीक है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसके कंबाइंड को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं।
तो सॉरी, ये जो आपका मोमेंटम होता है, वो मोमेंटम इक्वल टू होता है एम, मास इंटू वेलोसिटी। एम इंटू वी को आप मोमेंटम कहते हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? तो लाइट वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, रेडियो वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, माइक्रोवेव जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। साउंड वेव जो है वो आपका मैकेनिकल वेव इसको बोलते हैं, मैकेनिकल वेव, और ये लॉन्गिट्यूडनल होता है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है, ये आपका मैकेनिकल या लॉन्गिट्यूडनल वेव है। नेक्स्ट है, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड इज ड्यू टू। जो डायमंड को हम पॉलिश करते हैं, जो उसका कटिंग करते हैं, इस ढंग से करते हैं कि वो उसका जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, उसके कारण डायमंड जो होता है वो बहुत अधिक चमकता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज आर इसेंशियल फॉर व्हीट कल्टीवेशन? तो जो गेहूं, अभी देखो हाल में गेहूं की कटाई हुई, लॉकडाउन के पीरियड में एग्रीकल्चर को जो है रिलैक्सेशन दिया गया ताकि जो किसान थे वो अपनी तैयार फसल की कटाई कर सके। तो इसमें फर्स्ट देखोगे, ऑप्टिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग ग्रोइंग पीरियड इज अराउंड 30 डिग्री सेंटीग्रेड, नहीं ये गलत है। ये जनरली क्या होता है, 12 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए, तो फर्स्ट गलत हो गया। सेकंड जो है, अ फ्रॉस्ट फ्री पीरियड ऑफ अबाउट 100 डेज, हाँ ठीक है, वो यानी कि जो आपका ओले और ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। लाइट क्ले और हैवी लोम सॉइल, हाँ ठीक है, ताकि जो एक जो पानी वगैरह है वो टिक सके, जड़ों में अच्छी तरह से पहुंच सके। तो देखो, पहला जब ही हमारा गलत हो गया तो हमारे पास एक ही विकल्प बचता है, सी। तो सम टाइम यही चीजें होती है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको वन पॉइंट पता चल गया तो आप इजिली उसको सोल्व कर सकते हो, सारे पॉइंट्स जानने की जरूरत नहीं है। यहाँ हमें फर्स्ट पॉइंट जब पता चल गया तो हमें आंसर आराम से मिल गया। नेक्स्ट है, गवादर पोर्ट। तो गवादर पोर्ट जो है वो पाकिस्तान में स्थित है, बलूचिस्तान वाले एरिया में। और जो आपका हमने गवादर पोर्ट ये चाइना की मदद से बना रहा है। हमने एक तरह से इसको काउंटर करने के लिए छावाहार पोर्ट जो है हम ईरान में डेवलप कर रहे हैं, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द इंडियन पेनिनसुला was converted into a great center of volcanicity in, तो होल जो है क्रिटेशियस पीरियड। क्रिटेशियस पीरियड जो आपका है 145 मिलियन ईयर्स से लेकर के आपका 66 मिलियन ईयर्स तक चला। तो ये फुल आपका जो होल क्रिटेशियस पीरियड था, उसमें आपका जो है वो वोल्कानिसिटी वोल्कानो उसमें रिलीज हुआ। और इसके बाद ही जो आपका है क्रिटेशियस पीरियड जब समाप्त होता है, उसके बाद ही आपका जुरासिक ईरा आता है। क्योंकि देखो, जब वोल्कानिसिटी रहेगा, वोल्कानो पूरा रिलीज होगा, तब टेम्परेचर इतना हाई होता है कि उस ड्यूरेशन में जो एनिमल बीइंग्स है, जो लाइफ है, वो बहुत मुश्किल होता है। तो ये जब पीरियड समाप्त होता है उसके बाद आपका जुरासिक पीरियड आता है। तो आपने शायद मूवी देखा होगा जुरासिक पार्क, तो वो आपके डायनासोर वाले पीरियड। तो इसमें ये हो जाएगा द होल ऑफ क्रिटेशियस पीरियड। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज वुड स्प्रिट? तो वुड स्प्रिट मेथेनॉल को कहा जाता है। मेथेनॉल जो होता है आपका, उसको मिथाइल अल्कोहल भी कहा जाता है। और इसका नाम वुड स्प्रिट इस वजह से पड़ा क्योंकि इनिशियली जो था ये आपका जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड से आपको मेथेनॉल प्राप्त हुआ या मिथाइल अल्कोहल प्राप्त हुआ, इसी वजह से इसको वुड स्प्रिट कहते हैं। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो टिंडेल इफेक्ट? तो ये होगा लाइम जूस। टिंडेल इफेक्ट जो होता है कि लाइट स्कैटरिंग होता है बाय पार्टिकल इन कोलाइड और इन वेरी फाइन सस्पेंशन पार्टिकल। तो जो सस्पेंशन होता है, कोलाइड जो होता है, उसमें जो वेरी फाइन पार्टिकल होते हैं, जो आपको आंखों से दिखाई नहीं देंगे, वो आप अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखोगे तो तभी आपको पता चलेगा। तो उसमें के थ्रू जो होता है वो लाइट का स्कैटरिंग होता है, यानी फैलता है। तो वो जो है लाइम जूस के केस में नहीं होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन
फॉर लिक्विफाइंग अ गैस। तो लिक्विफाइंग गैस के लिए वो हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, आप देखोगे एलपीजी, एलपीजी जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, तो वो आपका लिक्विफाइड ही होता, लिक्विड फॉर्म में आपका है। लेकिन जब हाई प्रेशर होता है और देखोगे ठंडा रहता है, और गैस जैसे निकलता है प्रेशर उसका कम होता है, तो वो गैस फॉर्म में आप जब रिलीज करते हो तो प्रेशर धीरे धीरे रिलीज होता है, तो वो आपका जो है जलता है और वो गैस फॉर्म में आता है। लेकिन जब हाई प्रेशर में सिलेंडर के अंदर होता है और तो वो जो क्या होता है कि आपका लिक्विफाइड होता है, तो टेम्परेचर लो होना चाहिए। इसी वजह से देखोगे आप, यदि किसी ने छोटा वाला सिलेंडर देखो, एक तो बड़ा सिलेंडर 14.2 किलो का होता है जिसमें गैस आता है, और एक 5 केजी इसमें आप गैस भराते हो। तो जब देखोगे कि गैस आपका भराया है तो सिलेंडर नॉर्मल से आपका ठंडा हो जाता है, तो ये आप लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर होता है। नेक्स्ट है एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर एंड जिंक आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। तो देखो, और मान के चलो कि आपको कंफ्यूजन किसी में हो, एल्युमिनियम बॉक्साइट से होता है, तो देखो पहला आपका बॉक्साइट हो जाएगा, तो आपका इसी में एक पहला है बॉक्साइट, ये आपका देखो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दो आयरन के मेन है, तो हेमेटाइट नहीं है तो मैग्नेटाइट आयरन का है। कॉपर, मैलासाइट, जिंक, कैलेमाइन। तो मान के चलो ना कि आपको ये पता नहीं, लेकिन एक यदि आपको एल्युमिनियम का सिंपल पता होता तो आपका ये आराम से बन गया हुआ होता, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन COOH ग्रुप। तो देखो आपका एस्कॉर्बिक एसिड जो है, विटामिन सी, जो विटामिन सी जो है इसका नाम जो है एस्कॉर्बिक एसिड है। तो विटामिन सी इसका जो फॉर्मूला होता है एस्कॉर्बिक एसिड का, C6H8 और O6। तो इसमें COOH ग्रुप जो होता है नहीं होता है, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, द सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर कंटेन्स। आप देखोगे कि जो अग्निशामक है, तो एक आपका कार्बन डाइऑक्साइड वाला भी होता है CO2, आप जो देखते हो रेड वाला कहीं सिनेमा हॉल या पब्लिक प्लेसेस में रखा रहता है आग लगने से बचाने के लिए। तो आपका इसमें क्या होता है कि जो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसमें होता है सल्फ्यूरिक एसिड एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये होता है। नेक्स्ट है, who among the following was not associated with the काकोरी कंस्पिरेसी केस। काकोरी में क्या हुआ कि इन लोगों ने 8 डाउन ट्रेन को लखनऊ से जो आ रही थी उसको लूट लिया उसने सरकारी खजाने को। तो इसमें रामप्रसाद बिस्मल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाकुल्ला खान, ये थे इन लोगों को, और एक रोशन सिंह। तो इन चार को फांसी दिया गया, चंद्रशेखर आजाद पकड़े नहीं गए। और तो ये तीनों ये रोशन सिंह, ठाकुर रोशन सिंह, चंद्रशेखर आजाद और बहुत लोग इन्वॉल्व थे। सूर्या सेन जो थे इसमें इन्वॉल्व नहीं थे। सूर्या सेन जो थे वो चिटगांव आर्मरी केस में इन्वॉल्व थे, चिटगांव आर्मरी केस। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट भगत सिंह इज आर नॉट ट्रू। तो कह रहा भगत सिंह वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशलिस्ट आइडिया। हाँ सही है, क्योंकि ये लेनिन, मार्क्स और लेनिन से बहुत प्रभावित थे, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है आपका। नेक्स्ट है, ही वाज अ मेंबर ऑफ द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। हाँ सही है, पहले हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी था, फिर उसके बाद जो आपका काकोरी कंस्पिरेसी, काकोरी कांड जो हुआ, उसके बाद इसका नाम जो हो गया वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया। तो इससे भी ये थे। नेक्स्ट है, भगत सिंह थ्रू अ bomb in the Central Legislative Assembly in 1929 with the objective to kill as many people as possible। नहीं, ये गलत है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम तो फेंका, लेकिन उनका टारगेट था पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो पास किया जा रहा था, तो उसके विरोध में। और इनका टारगेट ये था कि लोगों को सुनाना, जो बहरे लोगों को कहा जाता ना, कि कहा कि उन्होंने बहरे लोगों को सुनाने के लिए धमाका की जरूरत है, और इसी वजह से उन्होंने बॉम्ब ऐसे जगह फेंका जहां की कोई लोग बैठे हुए नहीं थे, तो ताकि कोई नुकसान, किसी के लाइफ का नुकसान ना हो। तो इसमें 3 आपका गलत है, यानी डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ईश्वर चंद्र विद्यासागर इज आर नॉट करेक्ट। देखो विद्यासागर फेमस अभी भी ये है,
क्योंकि बंगाल रेनेशा के लिए एक बहुत फेमस पर्सन है। आपका बीडो रीमैरेज, फिर विमेन्स के एजुकेशन के लिए ये काफी फेमस है। लास्ट टाइम ये चर्चा में रहा है इस वजह से कि इनका जो वर्स्ट था उसको वेस्ट बंगाल में डिस्ट्रॉय कर दिया गया था कॉलेज में। तो फर्स्ट है विद्यासागर राइटिंग सिग्निफिकेंटली हेल्प्ड टू डेवलप द बंगाली लैंग्वेज। हाँ, इन्होंने बंगाली जो ग्रामर था इस पर एक बहुत अच्छा बुक लिखा और बंगाली लैंग्वेज को डेवलप करने में इन्होंने अहम योगदान दिया। तो ये फर्स्ट सही है। नेक्स्ट है ही रिसीव्ड द टाइटल विद्यासागर फ्रॉम प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता, सही है। ही वाज enthusiastic अबाउट द स्प्रेड ऑफ वुमेन्स एजुकेशन, हाँ सही है। इन्होंने वुमेन एजुकेशन के लिए इनफैक्ट अपने सैलरी के पैसे से स्कूल स्टेब्लिश करा। तो 1 2 3 आपका सही अभी है। नेक्स्ट विद्यासागर डिफेंडेड वीडो मैरिज विदाउट बीइंग कन्विंस्ड अबाउट अ स्क्रिप्चुअल सपोर्ट, नहीं ये गलत है, क्योंकि इन्होंने जो वेदों का और जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं इनका सपोर्ट लेकर के डिफेंड किया कि देखो इन इन ग्रंथों में भी इसका जिक्र है कि बीडो का है जो रिमैरेज जरूरत है। ठीक है, तो ये आपका सी सही हो जाएगा क्योंकि ये आपका गलत है। नेक्स्ट है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द जलियांवाला बाग मैसेकर इज आर करेक्ट। तो देखो जो आपका जलियांवाला बाग मैसेकर लास्ट टाइम 2019 में इसके 100 इयर्स पूरे हुए थे। तो इस वजह से ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इन जलियांवाला बाग ट्रूप्स ओपन फायर अपॉन एन आर्म क्राउड, हाँ ठीक है, 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 on the day of Baisakhi. The troops were under the command of General Dyer, हाँ सही है। The troops did not issue any warning टू द पीपल बिफोर ओपनिंग फायर, हाँ ठीक है। ये तीन के तीनों सही हैं क्योंकि ट्रूप्स ने वार्निंग नहीं दिया जिसके कारण लोग डिस्पर्स हो सकते थे, लोगों को जाने के लिए कहा जाता तो वो जा सकते थे। अब जितनी इन लोगों ने तब तक गोलियां फायर की जब तक कि इनके पास गोलियां समाप्त नहीं हुई। और जनरल डायर से जब पूछा गया कि क्या आपके पास, और इन लोग टैंक भी ले गया था, तो बोला क्या टैंक अंदर, लेकिन रास्ता छोटा होने के कारण टैंक पहुंच नहीं पाया। तो बोला कि क्या टैंक यदि पहुंच जाता तो आप उससे भी फायर करते, तो बोला प्रोबेबली हम कर सकते थे। तो ये चीजें, ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डीपीएसपी एक तरह से आपके जो लॉ, जो कानून का फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, तो ये इसमें शामिल नहीं, कौन सा है, कौन सा प्रोवाइड नहीं किया गया। तो देखो राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंट इन सर्टेन केसेस, हाँ सही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ द सिटीजन आर्टिकल 44, सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, सही है आर्टिकल 50। नेक्स्ट है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये नहीं है। वर्कर्स का जो मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री में किया जा रहा है लेकिन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में नहीं, तो ये इसके कारण गलत हो गया। तो आपका आंसर डी हो जाएगा। इस 20 क्वेश्चंस के आंसर की यहाँ दिए हुए हैं। आई होप यू एंजॉय दिस सेशन, और अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, और कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो आप हमें अराइज करें। और जिनको टेस्ट देना है वो केन स्टडीज पे जाकर के टेस्ट दे सकते हैं, दोनों पेपर 1 पेपर 2 का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।